जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो खबरों में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्रैफिक चालान के रिलेटेड 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार चलाने पर नहीं होगा चालान, परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। वहीं खबर आ रही है HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, क्या है जानेंगे समाचार में। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अल्टीमेटम दिया है, यूपी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया गया तो वो दिल्ली से और पंजाब से सारे कांग्रेसियों को लेके यूपी कूच करेंगे। तो अगले समाचार में जानेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना होगा। लखीमपुर की घटना के रिलेटेड सिद्धू जी ने भी बयान दिया था और भूपेश बघेल ने भी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त करना ही होगा। इसी के साथ शरद पवार ने, NCP सुप्रीमो शरद पवार ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है कि बीजेपी को लखीमपुर घटना के रिलेटेड भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी के साथ गुजरात के गांधीनगर से खबर आ रही है कि वहां नगर निगम के चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जीत मिली है। इसी के साथ RSS और जावेद अख्तर से जुड़ी खबर आ रही है। RSS के खिलाफ बोलना जावेद अख्तर को भारी पड़ा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। उसी के साथ एक बड़ी खबर ये आ रही है कि LPG सिलेंडर का भाव बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब रसोई गैस का भाव बढ़ चुका है आम आदमी पर और बोझ पड़ने वाला है। इनकी सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 6 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर में है, अब गाड़ियों के हॉर्न में केवल इन वाद्य यंत्रों की आवाज़ का होगा इस्तेमाल। जानिए क्या है नितिन गडकरी का प्लान। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि ऐसा कानून लाने की योजना बना रहे हैं जिसके तहत वाहनों के हॉर्न के रूप में केवल भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज़ का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ एक राजमार्ग के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का भी अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें आकाशवाणी पर बजाई जाने वाली अधिक कर्णप्रिय धुन में बदलने का विचार कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने लाल बत्ती खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि अब मैं इन सायरन को खत्म करना चाहता हूँ। अब मैं एम्बुलेंस और पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सायरन का अध्ययन कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि एक कलाकार ने आकाशवाणी के लिए एक धुन बनाई और इसे सुबह सुबह बजाया गया। मैं उस धुन को एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहा हूं ताकि लोगों को अच्छा लगे, खासकर मंत्रियों के गुजरते समय सायरन का इस्तेमाल ज़्यादा आवाज़ करता है और जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, जावेद अख्तर को RSS के खिलाफ बोलना पड़ा भारी, दर्ज हो गई है FIR। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में मुंबई पुलिस ने गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ सोमवार को एक FIR दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिवक्ता संतोष दुबे की शिकायत पर मुलंद के थाने में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के लिए सजा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वकील ने कथित तौर पर RSS के विरुद्ध गलत और अपमानजनक बयान देने के लिए पिछले महीने अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में 76 वर्षीय जावेद अख्तर ने ऊपर का बयान दिया था। उन्होंने साक्षात्कार में कथित तौर पर हिंदू चरमपंथियों और तालिबान को एक समान बताया था। दुबे ने अपनी नोटिस में दावा किया कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि और 500 मानहानि के लिए सजा के तहत अपराध किया है। वकील ने PTI भाषा को ये बयान दिया है कि उन्होंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और अपने बयान पर माफ़ी मांगने को भी कहा था, लेकिन जावेद अख्तर ने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए शिकायत के आधार पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, ट्रैफिक चालान से रिलेटेड 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार चलाने पर नहीं होगा चालान, परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना।
आप 15 साल से ज़्यादा पुराना वाहन चला पाएंगे, आपका ट्रैफिक चालान नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2022 से वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो कि वर्तमान में भुगतान की तुलना में 8 गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति को लागू करने की सरकार की समग्र योजना का हिस्सा है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है, इस बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया दीपावली से पहले एक तोहफा। जानिए क्या है खबर में। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बैंक ने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स की घोषणा की है। आप भी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। HDFC बैंक ने मंगलवार को अपने फेस्टिव ट्रीट्स 3.0 अभियान की घोषणा की, जो कार्ड, ऋण और आसान EMI पर 10,000 से अधिक ऑफर प्रदान करेगा। बैंक ने कहा कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने अपने ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जरूरतों के लिए विशेष रूप से बनाए गए सौदों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए 100 से अधिक स्थानों पर 10,000 से अधिक व्यापारियों के साथ भागीदारी की है। HDFC बैंक द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले लाभों में प्रीमियम मोबाइल फोन पर कैशबैक और नो कॉस्ट EMI 22.5% तक कैशबैक और इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर पर नो कॉस्ट EMI और तत्काल वितरण के साथ 10.25% से शुरू होने वाले व्यक्तिगत ऋण शामिल है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने पर मिलेगा इनाम। सड़क मंत्रालय ने शुरू की गुड स्मार्टियन योजना। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई पहल की है। सड़क मंत्रालय ने गुड स्मार्टियंस नामक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन लोगों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित, दुर्घटना के महत्वपूर्ण घंटों के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने का प्रयास करते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों के लिखे पत्र में कहा कि यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी। मंत्रालय ने सोमवार को नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है। नगद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है कार का बीमा तो तुरंत करवा ले, वरना चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। अगर आपने अभी तक अपने वाहन का बीमा नहीं करवाया है तो तुरंत करवा ले। ऐसा न करने पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए है कि वाहन का बीमा करवाना कानूनी तौर पर अनिवार्य है, साथ ही आपको दुर्घटना के समय वित्तीय बोझ से भी बचाता है। बीमा आपको दावों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दुर्घटना पीड़ित के परिवार को 1700% अधिक मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, ऋषिकेश रॉय की पीठ ने पीड़ित के परिवार द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 16 सैलरी स्लिप और अन्य टैक्स पेपर के आधार पर मुआवजा राशि को 10.4 लाख से बढ़ाकर 1.85 करोड़ रुपए करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है, सुप्रीम कोर्ट ने दी विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी को राहत। आपराधिक कार्रवाई पर रोक की बढ़ाई अवधि। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। प्रेमजी और अन्य की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया कि याचिका में एक गैर सरकारी संगठन की कथित रूप से गलत इरादे से की गई शिकायत पर बेंगलुरु की एक अदालत के समन को खारिज करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। शिकायत में प्रेमजी समूह की कंपनी के साथ 3 कंपनियों के विलय को लेकर विश्वास हनन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश एस के कौल और न्यायाधीश
MM सुंदरेश की पीठ प्रेमजी और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय 15 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। आदेश में सुनवाई अदालत के 27 जनवरी को समन को खारिज करने से इनकार कर दिया है। मामलों पर अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है LPG सिलेंडर के दाम बढ़े, 900 रुपए का हुआ LPG गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बुधवार को 15 रुपए बढ़ा दिए गए। दिल्ली में LPG गैस सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। इस साल रसोई गैस सिलेंडर के दाम 250 रुपए के करीब बढ़ गए हैं। तेल एवं गैस एजेंसियों के LPG रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाकर 899.50 पैसे यानी कि अब 900 रुपए के तकरीबन हो गए हैं, जबकि 5 किलो का सिलेंडर बढ़कर 502 हो गया है। LPG की कीमतों में यह बढ़ोतरी सभी श्रेणियों में हुई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का 83 साल की उम्र में निधन। जी हाँ दोस्तों, रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सह कलाकारों ने उनको श्रद्धांजलि दी है। टीवी के पॉपुलर शो रामायण में लंकापति रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को निधन हो गया। इस खबर की पुष्टि उनके एक करीबी रिश्तेदार ने की है। जानकारी के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण में रावण का दमदार रोल प्ले किया था। उनका एक किरदार लोगों को इस कदर भा गया था कि आज भी वो उन्हें देखना पसंद करते हैं। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुजराती रंगमंच से की थी। उनके भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती फिल्मों के चर्चित नाम रहे हैं। रामायण के बाद अरविंद त्रिवेदी ने विक्रम और बेताल के अलावा कई हिंदी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 300 से अधिक गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम किया और कई गुजराती नाटकों में अपना दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। उनका राजनीतिक करियर भी रहा है। अभिनेता को बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया था। उन्होंने न सिर्फ गुजरात के साबरकांठा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बल्कि रावण के पौराणिक किरदार की सफलता के बलबूते वो चुनाव जीतने में सफल रहे। वह 1991 से 1996 तक लोकसभा के सांसद भी रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है तालिबान के लड़ाकों ने काबुल के गुरुद्वारे में की तोड़फोड़, गार्ड्स को बनाया बंधक। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित कारते परवान गुरुद्वारे में तालिबान के लड़ाकों ने तोड़फोड़ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के इन लड़ाकों ने गुरुद्वारे पर तैनात गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। उन्होंने वहां लगे CCTV कैमरे को तोड़ दिया और फिर वहां से चले गए। आपको बता दें कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद यह गुरुद्वारा सिखों और हिंदुओं के लिए एक पनाहगाह बना था। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने आश्वासन दिया था कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन हालिया घटना ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर अगले सप्ताह अंतिम फैसला करेगा WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भारत बायोटेक के कोविड-19 रोधी टीके कोविड वैक्सीन के लिए आपात उपयोग सूचीबद्धता दर्जा मंजूर करने के बारे में अगले सप्ताह अंतिम फैसला करेगा। WHO ने मंगलवार को ट्वीट किया। WHO और विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह इस बात को लेकर जोखिम मूल्यांकन करने और अंतिम फैसला करने के लिए अगले सप्ताह बैठक करेगा कि क्या कोवैक्सीन के लिए आपात उपयोग सूचीबद्धता मंजूर की जाए। WHO की रणनीतिक टीकाकरण विशेषज्ञ दल ने EUL पर अपनी सिफारिशें देने एवं अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बैठक की थी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में गृहमंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के CM चन्नी लखमीपुर हिंसा का मुद्दा भी उठाया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र के विवादास्पद
3 काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने लखीमपुर हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। एक बयान के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चन्नी की शाह से पहली मुलाकात है। बैठक के बाद चन्नी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ लखीमपुर खीरी की घटना का मुद्दा भी उठाया। चन्नी ने कहा कि इस तरह की बर्बर घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने मांग की कि कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। चन्नी ने पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जाते समय जिस तरीके से रास्ते में उनको नेताओं को गिरफ्तार किया गया उसकी निंदा की और कहा कि यह रुकना चाहिए। सीमा पार से राज्य में मादक पदार्थ और हथियारों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए चन्नी ने शाह से व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर सीमा को सील करने का भी अनुरोध किया। देखते अगले समाचार में है प्रियंका को रिहा नहीं किया तो सिद्धू लखीमपुर खीरी के लिए कुछ करेंगे। सिद्धू ने ये चेतावनी दी है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चेतावनी दी कि यदि उनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को बुधवार तक नहीं रिहा किया गया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को किसानों की हत्या के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस की पंजाब इकाई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए कूच करेगी। प्रियंका गांधी सोमवार को तड़के जब लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार से मिलने जा रही थी तब उन्हें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। देखते अगले समाचार। अगली खबर में है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना ही होगा। लखीमपुर मामले पर भूपेश बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री को लखीमपुर खीरी जिले में 4 किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना ही होगा। बघेल लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों से मिलने के लिए जाते वक्त सीतापुर में हिरासत में ली गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के लिए लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरे थे मगर उन्हें पुलिस ने बाहर नहीं जाने दिया। इसके बाद वह हवाई अड्डा परिसर में ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने डिजिटल तरीके से संवाददाता सम्मेलन भी किया। बघेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड के सच को सामने आने से सरकार रोक नहीं सकती। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने किसानों को धमकाते हुए कहा था कि सुधर जाओ वरना आपको सुधार दूंगा, उन लोगों को पद से बर्खास्त करना ही होगा। देखते अगली खबर में है बीजेपी को लखीमपुर घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शरद पवार ने भी दिया बयान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को आगाह किया कि उसे लखीमपुर घटना की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और दावा किया कि पूरे विपक्ष किसानों के साथ है। हिंसा को किसानों पर हमला करार देते हुए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने कहा कि केंद्र की और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी बनती है और लोग बीजेपी को उसके असली स्थान पर पहुंचा देंगे। रविवार को हुई घटना पर उन्होंने यह संवाददाताओं से कहा, चाहे यह केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, वह तनिक भी संवेदनशील नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति जलियांवाला बाग में पैदा की गई थी उसी प्रकार की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। आज नहीं तो कल इन्हें इसकी भारी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी अब बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है लखीमपुर की घटना से रिलेटेड। देखते अगली खबर में है प्रियंका गांधी गिरफ्तार, शांति भंग करने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार किया है। वो खबर आपको जरूर पता है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर शांति भंग करने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में पुलिस हिरासत में थी। उन्हें 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में रखने पर पार्टी ने लगातार सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अब यूपी पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है ताकि वह लखीमपुर पीड़ितों के परिवार से मिलने ना जा सके। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है टीटीपी के सामने पाकिस्तानी आर्मी ने किया सरेंडर, गले में जूते डाल करवाई परेड। पाकिस्तान की सेना के कुछ जवानों ने वजीरिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी सशस्त्र मिलिशिया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता
की ओर से ट्वीट पर साझा किए गए एक बयान में यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट कर कहा, आत्मसमर्पण की परंपरा को बनाए रखते हुए मिराली वजीरिस्तान में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी द्वारा परेड करते हुए आत्मसमर्पण किए गए पाकिस्तानी सेना के जवान। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में कहा था कि सरकार प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कुछ समूहों के साथ सुलह के लिए बातचीत कर रही है। टीआरटी वर्ल्ड के साथ एक साक्षात्कार के दौरान खान ने कहा कि विभिन्न समूह हैं जो टीटीपी में शामिल है और उनमें से कुछ शांति के लिए हमारी सरकार से बात करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। यह एक सुलह प्रक्रिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे 6 घंटों तक क्यों ठप रहा व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्या यूजर्स का डेटा हुआ है लीक। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर व व्हाट्सएप के इस्तेमाल में सोमवार शाम को आई बाधा को दूर करने में 6 घंटे लग गए। कंपनी ने इसके लिए गलत नेटवर्किंग को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इसकी वजह से यूजर संबंधित सूचनाओं के लीक होने का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। यूजर्स को हुई परेशानी के लिए खुद फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है। उधर कंपनी के शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर के बाद कंपनी के शेयरों में आई यह सबसे बड़ी दैनिक गिरावट रही है। जुकरबर्ग ने लिखा है कि असुविधा के लिए खेद। जुकरबर्ग ने माफी भी मांगी है। दुनिया भर में 3.5 अरब से ज़्यादा लोग फेसबुक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि कंपनी को हर घंटे $5.45 लाख का नुकसान भी हुआ है। राइटर ने विज्ञापनों पर नजर रखने वाली कंपनी स्टैंडर्ड मीडिया इंडेक्स के हवाले से बताया कि गूगल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन विज्ञापन प्रदाता फेसबुक को इस तकनीकी दिक्कत के कारण हर घंटे करीब $5.45 लाख यानी कि करीब 406.2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। IANS के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल दूसरी तिमाही में फेसबुक के विज्ञापन राजस्व में 47% यानी $28 अरब का इजाफा हुआ था। इस तकनीकी दिक्कत की वजह से उसके राजस्व में तो गिरावट आई ही है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, खुले तौर पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट्स की, हैकर्स की माने तो ये बड़ा साइबर अटैक है जिसको फेसबुक छुपा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है MP सरकार का फैसला, कॉलोनी सोसाइटी के पंडाल में हो सकेगा गरबा, डीजे, बैंड, ढोल भी बजेंगे, कमर्शियल गरबे पर रहेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश में नवरात्रि और दशहरे की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। उसी के साथ रावण के पुतलों का दहन वगैरह भी गाइडलाइन में कैसे क्या होगा ये सरकार ने बताया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की छूट दी है। सोसाइटी और कॉलोनियों में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल तौर पर पार्टी प्लॉट्स वगैरह में जो गरबे होते हैं, जिसके पासिस वगैरह बेचे जाते हैं, वो गरबा अब नहीं होगा। MP में पंडाल में डीजे, बैंड और ढोल भी बज सकेंगे। धार्मिक स्थलों में पहले की तुलना में ज़्यादा भक्त एकत्रित हो सकेंगे। वहीं शादी और अंतिम संस्कार में भी 200 से 300 लोग शामिल हो सकेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सभी कोचिंग संस्थान 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। नवरात्रि से 2 दिन पहले मंगलवार को सरकार ने नवरात्रि और दशहरे में छूट देने के साथ ही कोचिंग, शादी, अंतिम संस्कार, जिम, स्टेडियम आदि को लेकर भी पहले से लगी पाबंदियां हटाई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि में गणेशोत्सव के दौरान लागू किए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। चल समारोह या विसर्जन जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। पूर्व में निर्धारित 10 लोग ही चल समारोह या जुलूस में शामिल हो सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में सिद्धू के अल्टीमेटम से खुश हुए हरीश रावत। पंजाब कांग्रेस के लखीमपुर खीरी मार्च को बताया ग्रेट डिसीजन। प्रधान पद से इस्तीफा दे चुके हैं नवजोत, लेकिन अब छा गए हैं पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने लखीमपुर खीरी मामले पर चेतावनी दी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर रिहा नहीं किया गया और मंत्री के बेटे को हिरासत में नहीं लिया गया तो पूरी पंजाब और दिल्ली की कांग्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश कूच करेंगे।
इस बात पर हरीश रावत यूं खुश हुए कि उन्होंने इसको ग्रेट डिसीजन बता दिया। रावत ने सिद्धू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि नवजोत जी का यह बहुत बड़ा फैसला है, बधाई, यही कांग्रेस हम चाहते हैं। मैं आपकी लक्ष्मीपुर खीरी और सीतापुर मूवमेंट को ज्वाइन करूंगा। सिद्धू ने इस ट्वीट में सिर्फ प्रियंका गांधी को टैग किया था, लेकिन रावत ने राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी और सीएम चरण जी को भी टैग कर दिया। सिद्धू ने मंगलवार को चेतावनी दी थी। सिद्धू ने मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और प्रियंका गांधी को रिहा करने के लिए बुधवार तक का वक्त दिया है। सिद्धू ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिल्ली और पंजाब कांग्रेस को लेकर लक्ष्मीपुर खीरी की तरफ मार्च करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है गांधीनगर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 44 में से 41 सीटें जीती। जी हां दोस्तों, गुजरात के राजधानी गांधीनगर से खबर आ रही है। गुजरात के गांधीनगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 44 सीटों में से 41 पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। इससे पहले 2016 के जीएमसी चुनावों में उस वक्त की 32 सीटों में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 16-16 सीटें जीती थी। तब दोनों पार्टियों के पास ड्रॉ के माध्यम से बोर्ड बनाने की समान संभावना थी। आखिर समय में कांग्रेस पार्षद ने पाला बदल लिया और भाजपा को नगर निकाय में सत्ता में आने में मदद की। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधीनगर निगम चुनाव के परिणाम बताते हैं कि गुजरात के लोगों और भाजपा में पुराना नाता है। उन्होंने जनता को इस जीत का श्रेय देते हुए आभार प्रदर्शित किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में भाजपा ने राज्य में अचानक मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार बदल ली थी। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है गुजरात पाटण में पुलिस के राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ। गृह राज्य मंत्री ने कहा, सुरक्षा और शांति को लेकर देश भर में गुजरात पहले नंबर पर। गुजरात के पाटण में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों गुजरात पुलिस के राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नरसिम्हा कुमार की मौजूदगी में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही पुलिस आवास निगम द्वारा नवनिर्मित पुलिस आवासों का भी लोकार्पण किया गया। पुलिस आवास निगम द्वारा 15.86 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्चे से नवनिर्मित 106 पुलिस आवासों की तख्ती का गृह राज्य मंत्री के हाथों अनावरण किया गया। इस अवसर पर हर्ष संघवी ने कहा कि सुरक्षा और शांति के मंत्र के साथ देश भर में सुरक्षा में गुजरात पहले नंबर पर है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है 10 ग्राम सोने के रेट हुए जारी। आज कीमत में हुआ बड़ा बदलाव, तो जानेंगे अब क्या है सर्राफा बाजार का हाल। सोने के दाम में फिर बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। बदलाव के बाद 10 ग्राम गोल्ड के रेट भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आप भी सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको नए रेट के जानकारी इस खबर में दे रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक रुपए की गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना 269 रुपए की तेजी के साथ 45,766 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबार में कीमती धातु 45,497 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। बात करें चांदी की तो चांदी भी पिछले कारोबार के 59,074 रुपए प्रति किलोग्राम से 630 रुपए बढ़कर 59,704 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि जानेंगे। 6 अक्टूबर से मानसून की वापसी होने की शुरुआत हो गई है, इसलिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और छत्तीसगढ़, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।